गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हिमांशु उपल। आई एम अ पीजीडी केमिस्ट्री इन प्रील्यूड पब्लिक स्कूल और आप लोग सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु उपल बेस्ट केमिस्ट्री में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर सॉल्यूशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी लिक्विड रखा हुआ है और इस लिक्विड को मैंने नाम दे दिया ए और इसके मॉलिक्यूल्स हैं ए ए ए ए इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? सरफेस पर होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स बल्क में होंगे, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? सरफेस पर, और कुछ मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? बल्क में होंगे। जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं कंपैरिजन टू सरफेस मॉलिक्यूल। अब होता क्या, जैसे मान लीजिए बल्क वालों को, जो अंदर की तरफ रखे हुए हैं, बल्क वाले मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा होता है, लेकिन जो हमारे सरफेस पर रखे होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको केवल नीचे वाले मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं। उन पर कौन लगा रहे हैं? नीचे वाले मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो बल्क के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और वो क्या कर जाते हैं? इजीली वेपर में चेंज हो जाते हैं, भाप बन के निकल जाते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेपर प्रेशर। अभी यहां पर वेपर प्रेशर तो हुआ ही नहीं, वेपर ने अपना प्रेशर तो लगाया नहीं। तो कभी भी हम क्या देखेंगे, जब ये वेपर में चेंज हो गए, इवेपोरेट हो गए, तो इनका जो वेट है, वेट ऑफ लिक्विड, वो कम हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। वेपर प्रेशर जब भी देखा जाता है तो किस में देखा जाता है? एक क्लोज कंटेनर में देखा जाता है। किस में देखा जाएगा? एक क्लोज कंटेनर में। अगर ये कंटेनर ऊपर से बंद होगा तो ये मॉलिक्यूल्स निकल रहे, धपाक उससे टकराएंगे और वापस अंदर, तब जाके ये एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स ऑफ एक प्रेशर का। यानी कि जैसे कुकर होता है ना, कुकर में सीटी कब बजती है? जब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स उस कुकर के ढक्कन के ऊपर टकराते हैं और टकराते तो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो सीटी बज जाती है, पी, ठीक है, व्हाटएवर जैसे भी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। लाइट थोड़ी सी कम है, रोशनी पड़ेगी अभी। अब ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। देखिए, वेपर प्रेशर की कहानी को समझते हैं। वेपर प्रेशर क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, कोई भी क्लोज कंटेनर है जिसमें लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड या सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, और ये इनके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ए टाइप मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इवेपोरेट होते हैं, इवेपोरेट होंगे, वेपर में चेंज होंगे, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में चेंज हो रहे हैं? इवेपोरेशन में। अब जब ये चेंज हो रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। अब होगा क्या, जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगी तो क्या होगा, जैसे ही अगर कोई भागती हुई चीज आए और किसी दीवार से जाके टकरा जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये दोबारा से अपने आप को क्या कर देंगे, कंडेंस कर देंगे। क्या कर देंगे, कंडेंस कर देंगे। यानी कि जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से टकराए तो ये दोबारा से अपने आप को किस स्टेट में ले आए, लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन की स्टेट में ले आए। ठीक है, पहले ये क्या हुआ, डुक 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 ऊपर करके इवेपोरेट हुए, लेकिन जैसे ही वॉल ऑफ कंटेनर से टकराए तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो ये दोबारा से क्या हो गए, कंडेंस हो गए। क्या हो गए, दोबारा से ये कंडेंस हो गए। ठीक है, दोबारा से ये कंडेंस हो गए। अब जब हमारा लिक्विड अपने आप को किस में चेंज कर रहा था, वेपर में, और वेपर अब अपने आप को किस में चेंज करेगा, लिक्विड में। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ये दोनों किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो उस समय ये जो लिक्विड है ये वॉल ऑफ कंटेनर पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जब बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन की, या फिर मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया, या रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही इक्विलिब्रियम में आ गए, तो उस समय जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। बोलो बात समझ में आती है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एंड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी तो ये क्या हुआ, ये इवेपोरेट हुए तो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, दोबारा से ये क्या हो गए, कंडेंस हो गए। तो उस समय लिक्विड अपने आप को वेपर में चेंज कर रहा था, अब वेपर अपने आप को किस में चेंज कर रहा है, लिक्विड में चेंज कर रहा है। तो जब ये दोनों चीज इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वेपर के द्वारा इस बॉल ऑफ कंटेनर पर, वही हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। बोलो बात समझ में आती है। तो यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is the pressure exerted vapor pressure of liquid is the pressure exerted by the vapor in equilibrium with liquid at a particular temperature. देखो इवेपोरेशन की कहानी क्या थी कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते थे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, और जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते थे, जो नीचे पड़े हुए होते थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती थी। जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते थे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती थी, जो बल्क में रखे हुए होते थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती थी। बल्क वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे होते थे, जबकि सरफेस मॉलिक्यूल्स कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे होते थे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये इजीली क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे।
इवेपोरेट हो जाएंगे तो लिक्विड अपने आप को किस में चेंज कर रहा होगा, वेपर में चेंज कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वॉल ऑफ कंटेनर से टकराया तो इनकी जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ये दोबारा से किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। तो उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के जब बराबर हो जाएगा या इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो उस समय जब मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वॉल ऑफ कंटेनर पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। बोलो बात समझ में आती है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही क्या हुए, इक्विलिब्रियम में आ गए, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की आगे की कहानी समझते हैं। अब देखिए वेपर प्रेशर जो था वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है इट डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये किन के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पहला वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस greater is the vapor pressure, greater is the vapor pressure। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। कैसे ज्यादा देखा जाता है, अब इस कहानी को समझिए। देखिए अब मान लीजिए कि ईथर है और वाटर है। ईथर जो बनाता है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनाता है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, एच बॉन्ड बनाते हैं। अब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है। वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेपर प्रेशर के। यानी कि अगर कहीं पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कहीं पर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ईथर का ज्यादा होगा। जल्दी इवेपोरेट कौन हो जाएगा, ईथर, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक। और समझते हैं और सारे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। देखिए अब जैसे मैंने ले लिया
C2H5OH, ये क्या है? इथेनॉल, एल्कोहल है। वही CH2OH, इसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोल। क्या कहेंगे? ग्लाइकोल। और वही CH2OH, और CH2OH। अच्छा, ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ये केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? एक यहां से, एक यहां से, और आपस में भी बन जाएगा इनके बीच में। तो इनमें 2H बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे। जबकि इसमें कितने बन जाएंगे? यहां से, यहां से, यहां से, और आपस में भी बना सकते हो। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? इसका। फिर सब इसका, और सबसे कम किसका? इसका। अगर मैं इन तीनों को, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लाइकोल है, और ये इथेनॉल है, अगर मैं इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? इधर की तरफ जाते समय बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इधर की तरफ जाते समय बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। क्योंकि इधर की तरफ जाते समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं, दूसरी कहानी। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज, वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये क्या बात है? अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है? जैसे मान लो कि तुम किसी लोहे की बेंच पे बैठे हो, ठीक है, लोहे की बेंच पे बैठे हो, और उससे नीचे से टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। मेटल की बेंच है और आयरन की बेंच है, उस पर बैठे हुए उसे नीचे से हीट देना शुरू कर दिया गया। ठीक है साहब, कर दिया गया तो क्या होगा कि वो पूरी बेंच गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो उसकी फिर क्या होगा? गर्म होने पर क्या होगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आप रेंडमली डुक 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 मोशन में आ जाओगे। किस में आ जाओगे? मोशन में आ जाओगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो उतनी जल्दी वॉल ऑफ कंटेनर पर टकराएंगे। अरे यार, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मॉलिक्यूल्स की, डुक 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 डुक, तो वो वॉल ऑफ कंटेनर पर टकराएंगे उतनी जल्दी, और उतनी जल्दी कंडेंस होंगे। अरे जितनी जल्दी टकराएंगे उतनी जल्दी कंडेंस होंगे, फिर टकराएंगे, फिर कंडेंस होंगे, फिर टकराएंगे, फिर कंडेंस होंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर तो बढ़ रहा है ना, वेपर का प्रेशर तो बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये बात थी हमारी वेपर प्रेशर की। चलिए साहब, अब देखो, अब हमें दो तरीके के सब्सटेंस दिखाई देते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? एक होता है वॉलेटाइल, और एक होता है नॉन वॉलेटाइल। एक होता है वॉलेटाइल और दूसरा कौन सा होता है? नॉन वॉलेटाइल।
वॉलेटाइल दूसरा कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल। जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनका अपना एक वेपर प्रेशर होता है, यानी कि इनका जो वेपर प्रेशर होगा, मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि इनके पास कोई ना कोई वेपर प्रेशर जरूर होगा। और जितने भी लिक्विड हम इसमें देखेंगे, जितने भी लिक्विड हम देखेंगे वो ज्यादातर क्या होंगे, वॉलेटाइल होंगे। क्या होंगे, वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की बात करें तो इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, ये इवेपोरेट नहीं होते। जबकि वॉलेटाइल सब्सटेंस इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, नॉन वॉलेटाइल इवेपोरेट नहीं होते। कौन कौन से पढ़ेंगे, जैसे यूरिया, NH2CO NH2, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl। यानी कि जो हमें सॉलिड, जो भी सॉलिड नजर आएगा वो सब हमारे क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे। ठीक है साहब, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग लेंगे, अब जो केस समझने जा रहे हैं, केस नंबर 1। इससे पहले हम लोग रॉल्स लॉ को समझेंगे। रॉल्स ने क्या कहा था उस बात को समझते हैं। रॉल्स at a particular temperature, at a particular temperature, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction, to the mole fraction of that component, of that component। ये क्या बात हुई, अब देखो पहले इस स्टेटमेंट को नोट करो। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। चलिए अब रॉल्स लॉ को समझते हैं कि रॉल्स लॉ ने क्या कहा, इस बात को समझते हैं। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका अपना एक वेपर प्रेशर होगा। उस वेपर प्रेशर को हम लोग क्या कह रहे हैं, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ए को हम लोग हमेशा सॉल्वेंट से डिनोट करेंगे। अब ऐसे ही दूसरा कंटेनर लिया, अब इसमें भी मॉलिक्यूल्स है, ये कौन से टाइप के, बी टाइप मॉलिक्यूल्स। इनका भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, पी नॉट बी, प्योर
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट P नॉट बी। ठीक है साहब, बात समझ में आ गई। अब दोनों को एक कंटेनर में मिक्स किया गया, दोनों को एक कंटेनर में मिक्स किया गया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए जी ओ जी, ठीक है। ये हमारा क्या बना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बन रहा है उस बात को समझते हैं, ठीक है। यानी कि PS इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यानी कि जब A के कुछ मोल्स डाले उनका वेपर प्रेशर, B के कुछ मोल्स डाले उनका वेपर प्रेशर, जो कुछ मोल्स डालने पर जो वेपर प्रेशर बनता है उसे क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। ये PA क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PB क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो मोल्स डाले हैं A और B, उनका जो वेपर प्रेशर होगा, यानी कि जितने मोल्स डाले उनका प्योर वेपर प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। जितने मोल्स डाले उसका प्योर वेपर प्रेशर हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। रॉल्स ने क्या कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन, यानी कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जितने मोल्स होंगे उनका वेपर प्रेशर, जितने मोल्स हैं उनका वेपर प्रेशर हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब PA इज इक्वल टू P नॉट A, वो सॉरी प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट लगा दिया K, और ये हो गया X। ये बात थोड़ी सी समझ में आई। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आएगा तो वो क्या आया, K, PA इज इक्वल टू KXA। अब देखो यहां पर अगर मैं इस प्योर लिक्विड की बात करूं, प्योर सॉल्वेंट की बात करूं, तो यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, P नॉट A इज इक्वल टू K। अब यहां पर केवल इसी के मोल से, एक ही मोल से, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1, यानी कि XA की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो इंटू 1। तो P नॉट A कितने के बराबर हो गया, K के बराबर हो गया। तो मैं ये बात बोल सकता हूं, एक्सपेरिमेंटली निकला था PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। रॉल्स ने ये बात बताई, जितने मोल्स डालेंगे उनका प्योर वेपर प्रेशर, जितने मोल्स डाले उनका प्योर वेपर प्रेशर ही हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है। जितने मोल्स डाले, जितने मोल्स हैं, जितना उसका मोल फ्रैक्शन है, उसका प्योर वेपर प्रेशर हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। इसी तरीके से PB निकालेंगे तो PB कितना आ जाएगा, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, PS इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये फॉर्मूला बनेगा। ये मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जीटा, क्या कहते हैं, जीटा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई। तो PS का फॉर्मूला क्या बना, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब XA और XB कैसे निकालते हैं, इन बातों को नोट कर लिया होगा, ठीक है।
एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 के बराबर होता है। एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगी। और एक्स ए को ये भी लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्स बी ऐसे लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब इस फॉर्मूले को और लिख लेते हैं, यानी कि एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी लगाना है, तो पी एस का एक और फॉर्मूला पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए की जगह लगाया 1 माइनस एक्स बी, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ट्राइड। ठीक है, तो आज हम लोग यही खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, जो कि नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।